अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने पेश है तारक इस्माइल सागर का शोराए आफाक नावल ए राहे हक के शहीदों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में एक अच्छा सा कमेंट करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। भारतीयों को इस हकीकत का इल्म था कि कायद ओपी तक अब कोई कमक नहीं पहुंच सकती और वो सोचते थे कि आखिर कब तक ये 4-5 गोश्त पोस्त के इंसान इनका मुकाबला करते रहेंगे। वो हर नए हमले पर ताज़ा नफरी मैदान में लाता था। गुज़श्ता 72 घंटों से वो फौलादी अज़ाइम रखने वाले इन शेरदिल जियालों की गोलियां ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। ये अंदाज़ा दुश्मन ने लगा लिया था कि जब तक इनकी गन्नों में गोलियां मौजूद हैं ये पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे और हथियार डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। गुज़श्ता 4 दिनों से वो अपनी पोस्ट इंडिया 3 और ब्लाफोन ला के दूसरे पहलू से कायद ओपी तक जाने वाले रास्ते और रस्सों पर मुसलसल आतिश आहन बरसा रहे थे। इस दौरान उन्होंने रसद पहुंचाने के तमाम रास्ते अमलन मसदूद कर दिए थे। अब इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता था कि सूबेदार अता मोहम्मद और इनके साथियों तक किसी भी तरह की इमदाद पहुंच पाए। नायब सूबेदार साहब अपने वायरलेस सेट पर अपने कमांडिंग अफसर से एक दरख्वास्त कर रहे थे, सर एमुनेशन ख़त्म हो गया है, हमें असलहा चाहिए। और भारतीयों को ये पैगाम अपने सेट पर सुनाई दे रहे थे। कमांडिंग अफसर के लिए अपने जियालों तक कुछ भी पहुंचाना मुमकिन नहीं रहा था। कमक के तमाम रास्ते मसदूद थे। कमांडिंग अफसर दिल महसूस कर रह जाते। बर्फानी तूफान ने इस तरफ किसी इंसान की जुम्बश भी मुमकिन नहीं रहने दी थी। पोस्ट से ओपी का राब्ता मुकम्मल कट चुका था, रस्से कट गए थे। पोस्ट और ओपी के दरमियान इन रस्सों से जिंदगी का राब्ता बंधा था। जब ये तनाबें कटी तो गोया इनकी रगें ही कट गई थी। अब दुश्मन और इनके दरमियान सिर्फ 2 ही चीजें हायल थी, इज्जत की मौत या फिर जिल्लत की पसपाई। चक नंबर 125 जिला सरगोदा के नायब सूबेदार अता मोहम्मद ने पहला रास्ता इंतखाब किया। ये जवां मर्दों का पहला और आखिरी इंतखाब था। वो SSG का शेरदिल जियाला था। जिल्लत की पसपाई कैसे इख्तियार करता है, इसके साथ इज्जत की जिंदगी जीने और इज्जत की मौत मरने की रिवायत बंदी थी। इसे एक रिवायत को जिंदा रखना था। इसे कमांडोज की रिवायतों का अमीन बनाकर इस बर्फीले जहन्नम में उतारा गया था। और नायब सूबेदार अता मोहम्मद ने अमानत में खयानत नहीं की। सुरखरू हुआ नायब सूबेदार अता मोहम्मद, अपने माथे पर सुरखरुई का ताज सजाए। मीरे लश्कर नायब सूबेदार अता मोहम्मद ने अपने साथियों को सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का आखिरी मंजर याद दिलाया। इसने इनसे कहा कि हमारे खैमों की तनाबें कट चुकी हैं, इमदाद के रास्ते ख़त्म हो गए हैं, एक ही रास्ता बाकी है, इज्जत की मौत अपनाने का रास्ता। और सिपाहियाने सफ़े शिकन ने मीरे लश्कर की आवाज़ पर लब्बैक कहा। रात 8 बजे दुश्मन ने ताज़ा कमक के साथ तीसरा हमला शुरू किया। अता मोहम्मद शहीद ने अपने जवानों से कह दिया था कि एक गोली भी ज़ाया न करना। इसकी आंखों के सामने इसके 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए थे। इसके पास अब सिर्फ 3 जवान बाकी रह गए थे, वो खुद था और इसका कभी ना तस्खीर होने वाला अज़्मे बिलजज़म। शेरो डटे रहो, वो शेर की तरह चिंगाड़ कर अपने साथियों को मुखातिब करता, जिनकी जिस्मानी ताकत जवाब दे रही थी। वो सिर्फ अपनी ईमानी ताकत से ये मार्के लड़ रहे थे। मीरे लश्कर के फौलादी अज़म ने 3 सिपाहियों को सीसा पलाई दीवार बना दिया था। दुश्मन कतार बांध कर आता और लाशें छोड़कर पीछे हट जाता। आज दुश्मन ने भी जिद कर ली थी कि इसे अगर सारे भारत की फौज भी मरवाना पड़े तो वो इन 3 करीबन निहत्ते कमांडोज को बेसरो सामान सिपाहियों को जेर करके रहेंगे। आज दुश्मन को अपने जवानों की लाशों की परवाह नहीं थी। इसने इस हमले का तसलसल नहीं तोड़ा, गोलाबारी मुसलसल जारी रखी। गोलाबारी की आड़ में वो अपनी फौजें आगे बढ़ा रहा था, लेकिन दुश्मन पर नायब सूबेदार अता मोहम्मद की ऐसी दहशत थी कि वो ओपी के नज़दीक आने की जुर्रत नहीं कर रहा था। गोलियां ख़त्म हो रही थी। नायब सूबेदार अता मोहम्मद ने अपने 3 शेरों को हुक्म दिया, एक एक गोली फायर करो, ग्रेनेड तैयार रखो। अब दुश्मन की सैकड़ों गोलियों के जवाब में इधर से चंद गोलियां ही इस तरफ जाती और कारगर होती थी। रात का आखिरी पहर था जब एक तोप का गोला बहुत नज़दीक फटने से नायब सूबेदार अता मोहम्मद की टांग पर गहरा जख्म आया। खून इनकी टांग से निकलकर बर्फ से सफ़ेद फर्श को रंगीन कर रहा था, लेकिन अब टांग की परवाह किसे थी। नायब सूबेदार साहब तो अल्लाह से अपनी जान का सौदा करने के बाद मैदान कारज़ार में उतरे थे
19 जून से वो मुसलसल दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। 26 जून की सुबह हो गई। सिपाही जुल्फकार ने नायब सूबेदार की मिन्नत की कि इनकी नकाहत बहुत बढ़ चुकी है, वो आराम कर ले, लेकिन नहीं। अता मोहम्मद तीनों के पास बारी बारी जाकर उन्हें हिदायत देते रहे। सुबह के 8 बज रहे थे। सिपाही नसरुल्लाह की गन में गोलियां खत्म हो गईं। उन्होंने अपने ग्रेनेड निकाले और सामने मशीन गन की तरफ फेंकी। मशीन गन ने तबाह होते होते सिपाही नसरुल्लाह के सीने में कई गोलियां उतार दी। एक और शेर मंजिले मुराद पा गया। शाबाश शेरो, डटे रहो। नायब सूबेदार अता मोहम्मद की गूंज सुनाई दी और अल्लाह के शेर डट गए। वो एक एक गोली संभल कर निशाने ले लेकर दुश्मन पर फायर कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ से सैकड़ों गोलियां बैक वक्त इनकी तरफ लपक रही थी। सर गन खाली हो गई। नायक जहांजेब ने मीरे लश्कर को मुतला किया। नायक जहांजेब, ग्रेनेड फेंको, अता मोहम्मद ललकारे और जहांजेब ने राहे शहादत पर कदम रख दिया। दुश्मन 3 अतराफ से हमलावर हुआ था। जहांजेब के बिल्कुल नजदीक 6-7 सिपाही पहुंच चुके थे जब इसने अल्लाह अकबर का फलक शुगाफ नारा बुलंद करके इनकी तरफ ग्रेनेड उछाल दिया। इसके साथ ही दर्जनों गोलियां नायक जहांजेब को मंजिले मुराद तक पहुंचा गई। सिपाही जुल्फकार के पास सिर्फ एक मैगजीन बाकी रह गई थी। सिपाही अरशद अपनी बची कुची गोलियां दुश्मन पर फायर कर रहा था कि अचानक एक और गोला नायब सूबेदार साहब के नजदीक फटा। इनके सीने में गहरा घाव लगा था। दोनों बाजू जिस्म से करीबन अलग हो चुके थे। सिपाही जुल्फकार तड़प कर इनके नजदीक पहुंचा। मीरे लश्कर के जिस्म से खून फुआरे की तरह फूट रहा था, लेकिन वो होश में थे। सिपाही अरशद आखिरी गोलियां फायर कर रहा था। सिपाही जुल्फकार ने नायब सूबेदार साहब का सर अपने जानों पर रख लिया और अपनी गन से आखिरी गोलियां दुश्मन की तरफ निकाल दी। जुल्फकार, एमुनेशन खत्म हो गया। नायब सूबेदार साहब ने नकाहत भरी आवाज में कहा, यस सर। जुल्फकार की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मुस्कुराहट नायब सूबेदार साहब के होंठों पर जागी। उन्होंने वायरलेस सेट पर आखिरी पैगाम दे दिया, सर हमारे पास एमुनेशन खत्म हो चुका है, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, खुदा हाफिज। और सिलसिला टूट गया। अरशद की गन भी खाली हो गई थी। जख्मी हालत में वो अपने मीरे लश्कर के हुजूर हाजिर था। अता मोहम्मद शहीद ने आखिरी मर्तबा आंखें खोलकर इनकी तरफ देखा और जुल्फकार को झुकने का इशारा किया। शायद कुछ कहना चाहते थे। लहू रोती आंखों वाला कमांडो जुल्फकार गोश भर आवाज था, मेरे बच्चों, असलहा खत्म हो गया है। जिंदा दुश्मन के हाथ नहीं आना, कैदी नहीं बनना। आखिरी हुक्म देकर मीरे लश्कर ने आंखें मूंद ली। कुरानी आयात का विरद करते हुए उन्होंने अपनी जान जाने आफरीन को सौंप दी। रात के साए तवील होने लगे थे। इस तरफ से मुजामत के मुकम्मल खात्मे के बाद भी दुश्मन इनसे 200 गज दूर था। इसे डर था कि कहीं अता मोहम्मद शहीद दोबारा जिंदा न हो जाए। सिपाही अरशद के जख्मों और सिपाही जुल्फकार की आंखों से खून जारी था। दुश्मन कदम ब कदम इनकी तरफ बढ़ रहा था। फर्स्ट कमांडो बटालियन की शाहीन कंपनी के जख्मी और निहत्ते जाबाजों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अताते अमीर की तामील करते हुए अपने वतन की सरजमीन की तरफ 50 गज गहरी खाई में छलांग लगा दी। कायद ओपी पर भारतीय कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त था। इससे पहले कि भारतीय बलाफून में ताकत का तवाज़न अपने हक में करें, भारतीयों को सबक सिखाने के लिए हेडक्वार्टर ने बलाफून के शुमाल मगरबी पहलू पर मौजूद भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी थी। नायब सूबेदार अता मोहम्मद और इनके साथियों की शहादतों ने इस महाज पर सरगर्म जिहाद हर मुजाहिद के दिल में बिजलियां भर दी थी। अता मोहम्मद शहीद जब तक जिंदा रहे, जब तक इनके साथियों के पास एक भी गोली बाकी थी, दुश्मन ने इनके नजदीक पटकने की कोशिश नहीं की। दुश्मन कायद ओपी तक तब पहुंचा जब वहां मुजाहमत मुकम्मल दम तोड़ चुकी थी और शाहीन कंपनी के 2 निहत्ते और जख्मी जाबाज अपनी जानें बचाकर निकल गए थे। इन शहादतों ने इनके साथियों का खून गरमा दिया था। इस गर्म खून के सामने सियाचिन ग्लेशियर की बर्फ भी पिघलने लगी थी। कायद ओपी कोई बाकायदा पोस्ट नहीं थी, सिर्फ देखभाल के लिए एक चौकी बनाई गई थी। ऐसी पोस्टें दफाई जंग की सलाहियतें नहीं रखती। दुनिया भर की जंगों में ओपी अपना मकाम बदलते रहे हैं, क्योंकि ओपी पोस्टों को मुदाफती जंगों के लिए तैयार नहीं किया गया। वहां तो छुपकर दुश्मन की नकलो हरकत पर तवज्जो रखी जाती है। कायद ओपी को जाने के लिए मगरबी सिमत से रास्ता नाकाबिले अबूर दुश्वारियों से अटा हुआ था। बर्फानी खाइयां थी या फिर पथरीली और नोकदार चट्टानें। इन खाइयों पर एक लम्हे के लिए पड़ने वाला गलत कदम मौत की अथाह गहराइयों तक ले जाता था और चट्टानें नाकाबिले अबूर थी। सिर्फ बर्फ की एक अमूदी दीवार थी जिसका फासला पोस्ट से ओपी तक 50 गज था।
इस 50 गज फासले को अबूर करना पुलसरात को अबूर करने के मुतरादिफ था। रस्सों की मदद से यहाँ रास्ता बनाया गया था क्योंकि पाकिस्तानी सीमत से इस तरफ और कोई रास्ता भी नहीं जाता था। इन रस्सों को जब भारतीयों ने दिन रात गोलाबारी करके जला दिया तो ओपी कायद भी पाकिस्तानी सीमत से कट कर रह गई थी। नायब सूबेदार अता मोहम्मद और इनके साथी अगर हमले के आगाज ही में अपनी जानें बचाकर वापस आ जाते तो भी कोई उन्हें शिकस्त खोरदा फौज के सिपाही न कहता, लेकिन इनकी गैरत ईमानी ने इन नामुसाइदा हालात में भी पसपाई की जिल्लत गवारा न की और वो आखिरी सांस तक दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए बामुराद ठहरे। भारतीयों को इसके बरक्स बड़ी सहूलतें हासिल थी। भारतीय अपनी सीमत से कायद ओपी तक बड़े महफूज रास्ते और ज्यादा आसानी से पहुंच सकते थे क्योंकि इनकी सीमत से कायद ओपी तक आने वाला रास्ता हमवार और कदरे आसान था। इस तरफ से चढ़ाई भी ज्यादा दुश्वार नहीं थी। इसके बावजूद उन्हें 50 से ज्यादा जवानों की बलि देकर और सैकड़ों जख्मी करवा कर यहाँ तक पहुँचना मुमकिन हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से पहले कायद ओपी पर ही दोबारा कब्जा करने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन नामुकम्मलुल अमल होने के सबब इस मंसूबे को ख़त्म करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तानी सीमत से एडवांस करने वाली फौज के जवान हर लम्हा भारत की पोस्ट इंडिया 3 और ब्लाफूनला के शुमाल मगरबी पहलू की पोस्टों की जद में रहती और बेपनाह जानी नुकसान के बाद भी यहाँ पहुँचना मुमकिन न होता। मौसमी रुकावटें इसके सिवा थी। यहाँ हर लम्हा मिजाजे यार की तरह मौसम के तेवर बदलते रहते थे। अगर किसी भी लम्हे कुछ देर के तूफानी हवाएं शुरू हो जाती तो हमले के लिए जाने वाले जवानों की जिंदा वापसी ही मसला बनकर रह जाती। तमाम जुजियात पर गौर करने के बाद ब्लाफूनला सेक्टर में 19,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद भारत की इन पोस्टों पर कब्जे का फैसला किया गया जो सालतोरो पहाड़ी सिलसिले की एक ऐसी चौकी पर बनाई गई थी जहां से इस पहाड़ी के चारों तरफ नजर रखी जा सकती थी। भारतीयों के लिए इस सेक्टर में सबसे मजबूत मोर्चा यही था। भारतीय चौकी भारत के दिफाई निजाम का अहम हिस्सा था। इस चौकी पर भारतीयों ने मजबूत बंकर बना रखे थे और एक चौकी का दूसरी चौकी से रास्ता कायम करने के लिए खंदकें खोदी हुई थी। पाकिस्तानी यानी मगरिबी सीमत से इस तरफ रास्ता बड़ा मुश्किल और दुश्वार गुजार था। पहाड़ की सतह पर 4 से 5 फीट बर्फ की तह जमी हुई थी। ब्लाफून ग्लेशियर से इस चौकी तक करीबन 3,000 फीट की चढ़ाई थी। इस चढ़ाई को भारतीय तोपखाने की मौजूदगी में अबूर करना करीबन नामुमकिन था क्योंकि 3,000 फीट का 1 इंच भारतीय तोपों की जद में था। इस सेक्टर में तवाज़न बरकरार रखने के लिए एक पहलू पर मौजूद दुश्मन की इन पोस्टों पर कब्जा जरूरी हो गया था। तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी हाई कमान ने यहाँ कब्जे का दलेराना कदम उठाने का फैसला कर लिया। भारतीय पोस्टों तक 2 तरीकों से पहुँचना मुमकिन था। एक तरीका तो ये था कि बर्फ की दीवार पर मगरबी और शुमाल मगरबी हिस्से से कोपैमाई के अंदाज में रस्सों की मदद से ऊपर पहुंचा जाए क्योंकि इस तरफ से पहाड़ की सतह किसी कदर ढहलवान भी थी, लेकिन ऐसा सोचना तो आसान था जबकि अमलन नामुमकिन था क्योंकि दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा अमूदी सतह पर जब भी रस्सों की मदद से चढ़ने की कोशिश की जाती हमलावर भारतीय गोलियों और गोलों का आसानी से शिकार हो जाते। तबाहकुन हथियारों से लैस भारतीय मजबूत बंकरों में बैठकर आसानी से हमलावर फौज का शिकार खेल सकते थे। दूसरा तरीका यह था कि पहाड़ की निस्बतन ढलवान सतह पर महफूज रास्ता तलाश करके चोटी तक रसाई हासिल की जाए क्योंकि उम्मीद की जा सकती थी कि इस सीमत से कोई रास्ता मिल जाता, लेकिन इंसानी जिस्म को चीर कर रख देने वाले बर्फानी तूफान में नए रास्ते तलाश करना आसान नहीं था। इस खेल में भी जान हथेली पर रखकर मैदान में उतरा जा सकता था। 30 से 50 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली बर्फानी तूफान में जहां दर्जा हरारत पहले ही नुक्ता इंजमात से 30 सेंटीग्रेड कम हो, वहां 19,000 फीट की बुलंदी पर फौलादी जिस्म वाले इंसान के लिए सांस लेना भी कारजार है। एक दूसरे से बात करने से सांस फूल जाती है। इन हालात में अपनी पीठ पर 40 से 50 किलोग्राम असलहा और राशन बांधकर दुश्मन के मोर्चों तक पहुंचना किसी रोमानवी ख्वाब का हिस्सा तो हो सकता था। अमली दुनिया में ऐसा मुमकिन ही नहीं था, लेकिन ये दुनिया के आम इंसान नहीं थे। ये तो वो थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने खास एजाज़ात से नवाजने के लिए इंतखाब किया था। पाकिस्तानी फौज की आला क़यादत ने इन तमाम दुश्वारियों के बावजूद दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों की मुश्किलात को अबूर करके दुश्मन के मोर्चे तबाह करने का अज़म कर लिया था। इन्हें दुश्मन को इस सदी का सबसे खतरनाक सरप्राइज देना था, अचानक और भरपूर हमला करना था। यही इनकी कामयाबी की कलीद थी। यहाँ सिर्फ जिस्मानी कुव्वत ही काफ़ी नहीं थी, मुकम्मल और मजबूत ईमान की भी ज़रूरत थी।
जुर्रत और शुजाअत की आला तरीन रिवायात के अमीन इन जाबाजों को अपने मकसद में पुख्ता यकीन और अल्लाह ताला की ज़ात पर इनके यकीन ने ही उन्हें बेहतरीन फौज के बेहतरीन सिपाही बनाया था। इन मर्दाने सफ़े शिकन ने दुनिया की नामुमकिन तारीख लिखनी थी। इस तारीख का हिस्सा बनना था जो कौमों का फख्र हुआ करती थी। 22 सितंबर की रात सदको फिजा के इन पैकरों की रियाजतों और मुजाहिदों से इबारत है जो पाकिस्तान की सलामती के अमीन थे। इस रात अल्लाह की बेशुमार नेमतों का नज़ूल हुआ था। इस रात पाक फौज की आला क़यादत ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हुए आजिज़ी करते हुए मदद की। जो दरख्वास्तें रवाना की थी इनको पजीराई मिल गई। अल्लाह की नुसरत आ गई। 22 सितंबर की रात 10:30 बजे हुक्म मिला, अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो और दुश्मन को तबाह कर डालो। स्पेशल सर्विस ग्रुप की 4 पलटनें इस हमले में हरवल दस्ते का काम कर रही थी। एक कंपनी फौरी इमदाद के लिए रिजर्व में रखी गई थी। सिपलाई और इंतजामों इल्फराम का वक़्त तलब फरीजा नादरन लाइट इन्फेंट्री और सिंध रेजिमेंट ने अदा करना था। दोनों की जाफिशानियों, अजमतों और हिम्मतों को सलाम। हरवल दस्ते की 2 पलटनें रज़्मे हक व बातिल के लिए रात 10:30 बजे राह शहादत पर गामजन हुई। उन्हें खामोशी से छुपकर दुश्मन के नज़दीक पहुंचना, इनकी पोस्टों और बंकरों का जायजा लेकर रैकी करना, इनकी बनावट और मोहल्ले वकू से आगाह करना था। इन इतलात की बुनियाद पर ही हमले का सारा मंसूबा तकमील पाता। हमले की तैयारियों में अव्वलियन अहमियत दुश्मन से मुतल्लिक मालूमात को दी गई थी। इन मालूमात के असूल के बाद ही एडवांस इज्तिमा गाहों में मौजूद हमलावर फौज ने रूबाए अमल होना था। भारतीय तोपों और जंग में काम आने वाले तमाम हथियारों और गोला बारूद का जखीरा करते वक्त तलब फरीजा सिंध रेजिमेंट और NLI ने अंजाम दिया था। इन रेजिमेंटों ने 19,000 फीट की बुलंदी तक राशन और गोला बारूद पहुंचाना था। रात की तारीकी, बर्फबारी का तूफान, अजनबी और जानलेवा रास्ते जहां कदम कदम पर अंधी और गहरी बर्फीली खाइयां अपने मुंह फाड़े उन्हें हड़प करने के लिए मौजूद थीं। इन रास्तों पर चलकर उन्होंने हमलावर सिपाह को राशन, एमुनेशन और ज़रूरियात की दूसरी चीज़ें ही सप्लाई नहीं करनी थी, बल्कि जख्मियों और शहीदों को भी पीछे महफूज मकामात तक लाना था। हरवल दस्तों और हमलावर अफवाज के हर जवान और अफसर ने 30 से 40 किलो वजन उठाकर दुश्मन पर यलगार करनी थी। इन्हें कम से कम 24 घंटे तक अपने वसाइल पर भरोसा करना था। दोनों पलटनें ताईदे एज़दी के साथ अपनी पनाहगाहों से निकली और स्पेशल सर्विस ग्रुप के ये जांबाज दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर इसके बिल्कुल करीब इसके साथ मोर्चों तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने फराइज कमाल जुर्रत से अदा किए और दुश्मन के बंकरों, हिफाजती निज़ाम और कुव्वतों का रात के बर्फीले अंधेरों में जायजा लेने के बाद मुकम्मल मालूमात पहुंचाई। 22 सितंबर का सारा दिन उन्होंने दुश्मन के नज़दीक बर्फीले चट्टानों की ओट में छुपकर और इसकी तमाम नकलो हरकत का जायजा लेते रहे। 22 सितंबर की सारी रात, 23 सितंबर का सारा दिन और रात भी उन्होंने दुश्मन की गन्नों के नीचे इंतहाई गैर महफूज चट्टानों की ओट में बसर की। 24 सितंबर आ गई। 24 सितंबर की सुबह गुजर गई और अब मंसूबे के अगले हिस्से पर अमल शुरू हुआ। दुश्मन के साथ धोखे की चाल चलने के लिए कायद ओपी पर एक महदूद हमला किया गया। इस हमले से दुश्मन की तवज्जो कायद ओपी की तरफ मबजूल हो गई और इसको यकीन होने लगा कि पाकिस्तानी फौज कायद ओपी पर हमला करने वाली है। इस तरह दुश्मन की शुबहात को तकवीयत देते हुए इसकी तवज्जो बांट दी गई और इसने कायद ओपी को बचाने के लिए अपनी मंसूबाबंदी के तहत अपना तोपखाना इधर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। 24 सितंबर की रात को बाकी दोनों पलटनों ने अपने सफर का आगाज किया और पहले से मौजूद पलटनों से आन मिली। 22 सितंबर की रात से SSG के जांबाज -20 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी, बर्फबारी और 19,000 फीट की बुलंदी पर खुले आसमान तले दुश्मन की तोपों के सामने मौजूद थे। 24 सितंबर की रात दुश्मन को हमलावरों की खबर हो गई, जिसके साथ ही जांबाजों को हमले का हुक्म दे दिया गया। खुले आसमान तले दुश्मन के बंकरों के सामने मौजूद गाजियों ने पहाड़ की ढलान पर दुश्मन के 10 से 15 गज के फासले पर बने 3 बंकरों पर 3 सिमतों से हमले का आगाज कर दिया। पहली प्लाटून के जवानों को हरवल दस्ते की तरफ से हमले की सादत नसीब हुई। उन्होंने कमाल जाबाजी का मुजाहिरा करते हुए महफूज बंकरों में मौजूद दुश्मन पर यलगार शुरू कर दी। 3 कमांडो बटालियन के कैप्टन सालक चीमा अपनी प्लाटून की क़यादत करते हुए इनके अकब में हमलावर हुए। कैप्टन सालक चीमा बर्फानी चीते की तरह चट्टानों को फलांगते हुए दुश्मन के बंकरों की तरफ बढ़ रहे थे। इब्राहिम कंपनी के नायक सिफ्त मोहम्मद इनके पहलू में मौजूद थे।
और कैप्टन साहब के साथ साथ दुश्मन की तरफ यलगार कर रहे थे। तोपखाना क़यामत की गोलाबारी कर रहा था। पाकिस्तानी हमलावरों के बिल्कुल सामने खुले मैदान में होने की वजह से भारतीयों ने अपने पास मौजूद हर किस्म के असले से इन पर आतिश व आहन का सैलाब बहाना शुरू कर दिया। नायक सिफ्त मोहम्मद ने जख्मी और शहीदों को महफूज मकाम तक पहुंचाना था और वो कप्तान साहब के शाना बशाना दुश्मन की तरफ लपक रहे थे। अचानक कप्तान साहब की नज़र सिपाही मीरबाज पर पड़ी, जो शदीद जख्मी हो चुका था। दुश्मन के किसी गोले ने जो इसके नज़दीक फटा था, सिपाही मीरबाज के मुंह को बहुत जख्मी कर दिया था। इसके कानों, मुंह और नाक से खून बह रहा था और आंखों में खून आने की वजह से शायद इसे ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसके जख्मों को दूर से देखने के बाद यही अंदाजा होता था कि मीरबाज जिंदा नहीं बच सकता। दर्द की शिद्दत से वो तड़प रहा था। यहाँ जख्मी के इर्द गिर्द ओलों की तरह बरस रहे थे। कैप्टन सालक के लिए यह मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। बर्फानी चीते की तरह अपनी जगह से लपके और जकंद भरकर मीरबाज के नजदीक पहुंच गए। मुझे छोड़ दीजिए आप। नो, उन्होंने मीरबाज की बात सख्ती से टोक दी। मीरबाज ने अंदाजा कर लिया था कि ये कैप्टन साहब हैं, लेकिन इसकी गैरत गवारा नहीं करती थी कि इसे बचाने के लिए कैप्टन साहब शहीद हो जाएं। शायद इसे खुद से ज्यादा अपने कप्तान साहब की फिक्र थी, लेकिन सालक चीमा को कुदरत ने बहुत बड़े मनसब से नवाजने के लिए मुंतखब कर लिया था। ये बात शायद सिपाही मीरबाज नहीं जानता था। कैप्टन चीमा ने बरक रफ्तारी से इसे उठाया और नजदीकी महफूज चट्टान के पीछे लिटाकर नायक सिफ्त मोहम्मद को हुक्म दिया कि इसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर पीछे पहुंचा दे। इसी दौरान इनके गिर्द गोलियां बारिश के कतरों की तरह बरस रही थी, लेकिन गोलियों की बौछार में भी कैप्टन चीमा ने अपने मातहत और साथी को नजरअंदाज नहीं किया। कैप्टन साहब एक एक जवान के नजदीक पहुंचकर इसका हौसला बढ़ा रहे थे। वो अपने जवानों से ज्यादा फुर्ती और तेजी के साथ बर्फानी डहलवान को चाटते दुश्मन के मोर्चे की तरफ बढ़ रहे थे। इनकी लपक झपक पर इनके जवान ही नहीं, आसमान भी दादो तहसीन के डोंगरे बरसा रहा था। सिपाही अली कौशल ने कप्तान के पहलू को संभाला। दोनों दुश्मन के एक बंकर की तरफ लपके। अचानक ही एक गोला इनके दरमियान फटा और दोनों तेजी से लुढ़कते हुए सॉफ्ट गहराई में चले गए थे। कैप्टन सालक चीमा जल्द ही संभल कर गहराई से निकल गए, जबकि अली कौसर इस अंधी खाई में फंस गया था। लेकिन उन्होंने कमाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कयामत की इस गोलाबारी में सिपाही अली कौसर को बर्फ की कब्र से निकाल लिया था। सिपाही अली कौसर ने देखा -10 डिग्री सेंटीग्रेड में भी कप्तान सालक का जिस्म पसीने से शराबूर था। इसने अपनी जिंदगी में इतना तनोमंद, मजबूत और फुर्तीला इंसान नहीं देखा था। कप्तान सालक की जुर्रत ने इनके साथियों को दीवाना बना दिया था। वो तमाम जंगी एहतियाते बालाए ताक रखे दुश्मन के बंकरों की तरफ यलगार कर रहे थे। बरक रफ्तारी का ये आलम था। शोके शहादत उन्हें यूं खुशा मंजिल मुराद की तरफ लिए जा रही थी। तमगाए शहादत को माथे का झूमर बनाने के लिए इतनी जल्दी थी कि कैप्टन सालक चीमा अपने जवानों के साथ हरवल दस्ते की पहली पलटनों से भी आगे निकल गए थे। अचानक दुश्मन की तोप का एक गोला इनके करीब ही मौजूद सिपाही इकबाल के सर में लगा और वो जामे शहादत नोश कर गए। कप्तान साहब ने ललकार कर हुक्म दिया कि शहीद को पीछे पहुंचा दो। अपने जवानों का हौसला ऊंची आवाज से बढ़ाकर उन्हें आगे बढ़ते रहने का हुक्म दिया। नायक करीमदाद और सिपाही साजिद के साथ अब वो दुश्मन की पोस्ट के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। दुश्मन की पोस्ट वहां से बमुश्किल 30 गज दूर थी। इस पोस्ट में मौजूद मशीन गन हमलावरों के लिए बेपनाह मसाइल पैदा कर रही थी। नायक करीमदाद और सिपाही साजिद ने अपने कप्तान साहब के पहलू संभालते हुए, जिनकी उकाबी निगाहें दुश्मन की पोस्ट पर लगी थी, सामने से इतना शदीद फायर आ रहा था कि अब 1 इंच भी आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। लेकिन कैप्टन सालक चीमा आगे बढ़ने के लिए आए थे। जब आगे बढ़े तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नायक करीमदाद और सिपाही साजिद की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि इनके कप्तान साहब अपनी जगह से बर्फानी चीते की तरह जकंद भर के आगे निकले। इनके हाथ में हैंड ग्रेनेड मौजूद था। नायक करीमदाद और सिपाही साजिद इनके ताकुब में लपके। दुश्मन इन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था, लेकिन यहाँ रुकने वाला कौन था? कैप्टन सालक चीमा ने नारा मस्ताना बुलंद किया और बंकर के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर इस पर ग्रेनेड फेंक दिया। कप्तान साहब के ग्रेनेड ने मोर्चे का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया था। कैप्टन सालक चीमा तेजी से मोर्चे की तरफ लपके। मोर्चे से बमुश्किल 4-5 गज के फासले पर अचानक मशीन गन का पूरा ब्रेस्ट इनके कुशादा सीने में समा गया।
कप्तान सालक चीमा पीठ के बल गिरे। इनकी गर्दन अभी तक तनी हुई थी, आंखें दुश्मन के मोर्चे की तरफ लगी थी, लबों पर कलमा तैयबा का विर्द था। आसमान से हूरो मलाइका इनकी तरफ लपक रहे थे और इनके साथियों के देखते ही देखते कप्तान साहब को खुल्द बरी की हूरों ने अपने दामन में समेट लिया। ऐसा खूबसूरत, ऐसा सजीला, ऐसा बांका और ऐसा ज्याला जाबाज इसी एजाज का मुस्तहिक था। कैप्टन इकबाल हमला करने वाली हर अव्वल दस्ते की प्लाटनों में शामिल नहीं थे। शहीद कैप्टन मोहम्मद इकबाल हमलावर प्लाटनों की मदद के लिए जाने वाली कंपनी की एक पलटन की कमांड कर रहे थे। राह शहादत पर गामजन होने से 2 रोज पहले जब इनके जांबाज ब्लाफून ग्लेशियर पर जमा हुए तो उन्होंने इस्लामी रिवायात के मुताबिक इनसे मुख्तसर खिताब किया। उन्होंने फरमाया, हम जिंदगी और मौत का मार्का सर करने जा रहे हैं। ये आप सबको जान लेना चाहिए कि हम मादरे वतन की सलामती, इस्लाम की अजमत और सरबुलंदी के लिए काफरों से नबरत आजमा होने वाले हैं। इस राह में अगर शहादत नसीब हो जाए तो ये अल्लाह का हम पर इनाम होगा, क्योंकि हक की सरबुलंदी के लिए कट जाना दरअसल अब्दी जिंदगी पा जाने का नाम है। फतह हमेशा हक को हासिल होती है। अल्लाह ताला हम सबको इस रास्ते पर साबित कदम रखे, मुश्किल में सब्र तहम्मुल और जुर्रत ईमानी के मुजाहिरे की तौफीक अता फरमाए। अब आप सब तैयारी करें। जवान तैयारी में मसरूफ थे जब अज़्मो अमल के पैकर इस मर्द मोमिन ने अपने हवालदार नूर मोहम्मद को अपने पास बुलाया। यह सर नूर मोहम्मद मुस्तैद था। नूर मोहम्मद, यार मेरे जिम्मे लंगर के कुछ पैसे वाजिबुल अलाद हैं, उन्होंने बड़े अजीब से लहजे में कहा। नूर मोहम्मद का दिल दहल गया। इसने कप्तान साहब की तरफ देखा जिनके चेहरे पर नूरानी हाला नुमाया होने लगा था। यूं तो कैप्टन इकबाल 5 वक्त की नमाज और ऐसे परहेजगार थे कि जिनकी मिसालें दी जाती थी, लेकिन इस लम्हे न जाने क्यों हवालदार नूर मोहम्मद को यह बात अजीब सी लगी। सर आप ऐसा न कहिए, बमुश्किल हवालदार नूर मोहम्मद ने कहा। नहीं नूर मोहम्मद, मुसलमान को हमेशा आगे की तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। खैर मैंने अपनी वसीयत में सब कुछ लिख दिया है, उन्होंने संजीदा लहजे में कहा। और हवालदार नूर मोहम्मद अपना दिल महसूस कर रह गया। वो इस मरहले पर अपने कप्तान साहब से मुतल्लिक ऐसा सोच भी नहीं सकता था। ये बात तो वो जानता था कि खौफ इस अल्लाह के बंदे को छू कर नहीं गुजरा। इसकी जुर्रत ईमानी और इस्तकामत के मुजाहिरे वो इससे पहले भी देख चुका था। वो ये भी जानता था कि कैप्टन इकबाल के दिल में जज्बा शहादत हमेशा मौजूद रहता है और वो दिफाए वतन के लिए जान से गुजर जाने पर हमेशा तैयार रहते हैं। इस सब के बावजूद इसके लिए ये तसव्वुर ही बड़ा जानलेवा था कि इसके कप्तान साहब शहीद हो जाएं। नूर मोहम्मद का दिल भर आया। कैप्टन इकबाल ने शायद इसके जज्बात का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उन्होंने बात का रुख मोड़ दिया और मुस्कुरा कर दूसरी बातें करने लगे। ओके जवानों को फॉल इन करो, उन्होंने बिलाखिर हवालदार नूर मोहम्मद से कहा। तो दोस्तों अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में एक अच्छा सा कमेंट करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं।